नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी के इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, रीट एग्ज़ाम 2022 के लिए जो आपकी कुछ ही दिनों में आयोजित होने वाला है, मनोविज्ञान का संपूर्ण पेपर लेकर आया हूं और पेपर नंबर 70 है। 30 बिल्कुल नए प्रश्न आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे जो कि रीट लेवल 2 के लिए और लेवल 1 के लिए बेहद ही उपयोगी है। तो वीडियो को पूरा देख करके जाना और कमेंट करके बताना साथियों कि कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। देखिए, 100 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज चला रखी है जिसमें आज पेपर नंबर 70 है। तो इसके बाद भी अभी 30 टेस्ट आने और बाकी है आपके साइकोलॉजी के। साथियों, पहला प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न संख्या 1 है, एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर यशपाल थे, दौलत सिंह कोठारी थे, ताराचंद थे और इनमें से कोई भी नहीं। देखिए, एनसीएफ 2005 की बात की जा रही है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, जिसके अध्यक्ष कौन थे साथियों? यहाँ पर प्रोफेसर यशपाल। रीट एग्जाम 2021 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। विकल्प 1 आपके प्रश्न संख्या 1 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 2 में क्या पूछ रहा है? मूल्यांकन का प्रकार नहीं है, योगात्मक मूल्यांकन, वैकल्पिक मूल्यांकन, उपचारात्मक मूल्यांकन और कोई नहीं। तो इनमें से जो मूल्यांकन का प्रकार नहीं है उसका चयन प्रश्न नंबर 2 में करना है। साथियों, उपचारात्मक भी मूल्यांकन होता है और योगात्मक भी मूल्यांकन होता है, लेकिन वैकल्पिक मूल्यांकन जैसा कोई भी प्रकार मूल्यांकन का नहीं होता है। अतः प्रश्न नंबर 2 में वैकल्पिक मूल्यांकन के प्रकार में नहीं आएगा। तो सेकंड विकल्प आपके प्रश्न संख्या 2 में बिल्कुल सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 3 में क्या पूछ रहा है? अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोच्च राजमार्ग है, यह कथन किसका है? जॉनसन का, स्किनर का, वाटसन का और थ्रस्टन का। तो अभिप्रेरणा के संदर्भ में कि अभिप्रेरणा क्या है? सीखने का सर्वोच्च राजमार्ग। साथियों, इस कथन की बात की जाए तो ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? प्रश्न नंबर 3 में स्किनर के द्वारा ये कथन कहा गया है। स्किनर कौन सा? B.F. स्किनर के द्वारा ये कथन कहा गया है कि अभिप्रेरणा क्या है? सीखने का सर्वोच्च राजमार्ग। कि यदि हमें कुछ चीज़ें सीखनी हैं तो अभिप्रेरणा का होना अत्यंत आवश्यक है। आपके सेकंड विकल्प प्रश्न नंबर 3 में सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए चौथा प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न नंबर 4 है, किशोरावस्था का प्रमुख लक्षण निम्न है, अतरंग मित्र समूह बनाना, काम शक्ति का उदय होना, समस्याओं का उदय होना और नेतृत्व की भावना उत्पन्न होना। तो देखो, किशोरावस्था का प्रमुख लक्षण पूछा गया है। यहाँ पर चारों ही विकल्प हो सकता है आपको किशोरावस्था के लक्षणों में सम्मिलित आपको लगते होंगे कि यार ये तो चारों ही विकल्प किशोरावस्था के लक्षणों वाले हैं। तो फिर कौन से विकल्प को सही करोगे प्रश्न संख्या 4 में? साथियों देखो, विकल्पों को देखते हुए यहाँ पर समस्याओं का उदय होना सबसे प्रमुख लक्षण माना जाता है किशोरावस्था को, क्योंकि किशोरावस्था को समस्याओं का काल भी कहा जाता है साथियों। सर्वाधिक समस्याओं का सामना इसी अवस्था में बालक को करना पड़ता है। कौन सी अवस्था में? किशोरावस्था में। तो विकल्प नंबर आपका जो 3 है प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। चलिए पांचवा प्रश्न देख लेंगे। बार बार दोहराए जाने वाले स्वचालित व्यवहार को कहते हैं? प्रवृत्ति कहते हैं, आदत कहते हैं, पुनरावृत्ति कहते हैं और सहज क्रिया करते हैं। तो प्रश्न नंबर 5 में राइट आंसर बताइए, कौन सा विकल्प सही है? बार बार दोहराए जाने वाले स्वचालित व्यवहार, मतलब किसी चीज़ को हम बार बार कर रहे हैं। स्वचालित मतलब वो अपने आप हो रहा है साथियों, उसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो ऐसे व्यवहार को हम क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं? आदत के नाम से जानते हैं। वो चीज़ हमारे हैबिट में आ जाती है साथियों। तो बार बार दोहराए जाने वाले स्वचालित व्यवहार को आदत कहा जाता है। 5वें प्रश्न में आपके दूसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो आपके 6वां प्रश्न है, सृजनात्मकता का तत्व है चिंतन, बौद्धिक स्तर, मौलिकता व नवीनता और इनमें से सभी। तो जो सृजनात्मकता का तत्व है उसके बारे में प्रश्न संख्या 6 में पूछा जा रहा है। कौन सा विकल्प आपका प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर होगा साथियों? देखो, सृजनात्मकता का जो तत्व है वो चिंतन भी सृजनात्मकता में करते हैं, बुद्धि भी चाहिए थोड़ी बहुत, क्योंकि बुद्धि बिना सृजनात्मकता, अगर सृजनात्मक कार्य कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत बुद्धि भी होना आवश्यक है। मौलिकता और नवीनता ये तत्व है ही है। तो इस प्रकार आपके तो साथियों प्रश्न संख्या 6 में चिंतन, बौद्धिक स्तर, मौलिकता और नवीनता ये सभी सृजनात्मकता के तत्वों के अंतर्गत आ जाते हैं।
अतः उपयुक्त सभी वाला जो चौथा विकल्प है आपके प्रश्न संख्या 6 में सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। चलिए 7वें प्रश्न को देख लेंगे। आपके प्रश्न नंबर 7 है, बालक की जिज्ञासा निम्न में से कहलाती है? भाव, मनोरचना, संवेग और आत्म प्रत्यय। तो इनमें से बालक की जिज्ञासा को क्या कहा जाता है? प्रश्न संख्या 7 में सही उत्तर बताइए साथियों, कौन सा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 7 का सही आंसर होगा? तो देखो 7वें प्रश्न में जो आपके सही उत्तर है, बालक की जिज्ञासा क्या कहलाती है साथियों? संवेग है साथियों। जिज्ञासा क्या है? एक संवेग है। अतः विकल्प नंबर 3 आपके प्रश्न नंबर 7 में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 8वां प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है? अधिगम की प्राणवायु किसे कहा जाता है? बालक को कहा जाता है, बुद्धि को कहा जाता है, अभिप्रेरणा को कहा जाता है और संवेग को कहा जाता है। तो प्रश्न संख्या 8 में राइट आंसर बताओ। अधिगम की प्राणवायु इनमें से किसको कहा जाता है साथियों? देखो अधिगम मतलब सीखना, सीखने की जो प्राणवायु है साथियों, जैसे मनुष्य को जीवित रहने के लिए वायु की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार अधिगम करने के लिए मतलब सीखने के लिए अभिप्रेरणा की आवश्यकता होती है। अतः अधिगम की प्राणवायु किसको कहा जाता है? अभिप्रेरणा को कहा जाता है। तो 8वें प्रश्न में भी आपके तीसरा ही विकल्प सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ते हैं। देखो 9वां प्रश्न है, बालक व बालिकाओं के सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण कहलाता है? समाज एवं समुदाय, विद्यालय, माता पिता एवं परिवार और इनमें से कोई भी नहीं। तो 2 चीज़ें हैं यहाँ पर, बहुत ही एक तरह से कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न है साथियों ये। चौथा विकल्प आप यहाँ से हटा दीजिए। यहाँ पर बात की जा रही है बालक व बालिकाओं के सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण। तो देखो 0 से 4-5 साल का जब बालक होता है तो उसमें लगभग आप यूँ मान लीजिए सामाजिकता नहीं पाई जाती है किसी प्रकार की। जब वो 5-6 साल का हो जाता है तो वो विद्यालय में जाना आरंभ करता है, जहाँ पर उसके मित्र बनते हैं साथियों। अपने आप को बड़े एक ऐसी जगह पाता है जहाँ बहुत सारे बच्चे उसकी उम्र को उसको देखने को मिलते हैं। तो वहाँ पर ही उसमें सामाजिक गुण धीरे धीरे उत्पन्न होना शुरू होते हैं। अतः यहाँ पर दिए गए विकल्पों में से विद्यालय को बालक व बालिकाओं के सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण कहा जाता है। विकल्प 2 आपके प्रश्न नंबर 9 में सही है। देखो माता पिता एवं परिवार का भी बहुत बड़ा रोल होता है इसमें, बट यहाँ दूसरा विकल्प इससे बेटर आंसर है साथियों। अगर आपको लगता है कि 9वें प्रश्न में तीसरा विकल्प है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, बट विद्यालय यहाँ पर आधारभूत अभिकरण है। नेक्स्ट 10वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 10वां प्रश्न, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? जीन पियाजे ने दिया, वाइगोस्की ने दिया, सिगमंड फ्रायड ने दिया या अल्बर्ट बंडूरा ने दिया है साथियों? तो बताओ प्रश्न नंबर 10 में कौन सा विकल्प आपका सही है? मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत इनमें से किसके द्वारा दिया गया है? देखो जीन पियाजे के द्वारा तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया गया है, वाइगोस्की के द्वारा सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया गया है, लेकिन मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत पूछा गया है साथियों जो तीसरे विकल्प में सिगमंड फ्रायड है, इनके द्वारा ही मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत दिया गया है। इस सिद्धांत में सिगमंड फ्रायड ने 5 अवस्थाओं का वर्णन किया है साथियों। कितनी अवस्थाओं का? 5 अवस्थाओं का। तो थर्ड विकल्प आपके 10वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न है, जीन पियाजे द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया था? मनोविश्लेषणवाद का, नैतिक विकास का, सामाजिक विकास का और संज्ञानात्मक विकास का। तो एक चीज़ ये है कि पिछला जो प्रश्न था उसी में आपको इस प्रश्न का आंसर मिल सकता है साथियों, क्योंकि पिछले प्रश्न में ही मैंने आपको बताया था कि जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में इन्होंने 4 अवस्थाओं का प्रतिपादन किया था। संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक या अमूर्त चिंतन की अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो विकल्प नंबर आपका जो 4 है साथियों प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 12वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 12 है,
जीन पियाजे द्वारा बालक के विकास की कितनी अवस्थाएं बताई है? 1, 2, 3 और 4। तो प्रश्न संख्या 12 में राइट आंसर बताओ भाई, कौन सा विकल्प आपका सही है। देखो सारे ही प्रश्न एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आप प्रश्न को अच्छी तरह से समझते हो, सुनते हो चीज़ों को, तो आपके सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी साथियों। जीन पियाजे द्वारा पिछले प्रश्न में मैंने बताया था कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है और इन्होंने अपने संज्ञानात्मक विकास में बालक के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है। उनका नाम भी मैंने अभी आपको बताया था साथियों। तो देखो विकल्प नंबर आपका जो 4 है वही प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। तो आपके 13वें प्रश्न को देख लेते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 13 है, जीन पियाजे द्वारा निम्न में से कौन सी अवस्था नहीं बताई गई है? संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व नृत्यकाल, पूर्व संक्रियात्मक और मूर्त संक्रियात्मक। तो जो अवस्था जीन पियाजे ने नहीं बताई है उसका चुनाव आपको प्रश्न नंबर 13 में करना है। देखो 13वें प्रश्न में जो राइट आंसर रहेगा, यहाँ पर संवेदी पेशी अवस्था भी इन्होंने बताई है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भी बताई है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी बताई है, लेकिन पूर्व नृत्यकाल इन्होंने नहीं बताया है। किन्होंने? जीन पियाजे ने पूर्व नृत्यकाल नहीं बताई है साथियों। यहाँ पर इन्होंने चौथे नंबर पे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बताई है। अतः विकल्प नंबर आपका जो 2 है ये जीन पियाजे द्वारा जो अवस्थाएं बताई गई है उसमें शामिल नहीं होती है। तो सेकंड विकल्प 13वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 14वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 14, अमूर्त चिंतन की अवस्था कहलाती है सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो इनमें से किस स्टेज या अवस्था को अमूर्त चिंतन की अवस्था कहेंगे? प्रश्न संख्या 14 में सही उत्तर का चुनाव करो साथियों। देखो सेंसरी मोटर स्टेज संवेदी पेशी अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑपरेशनल स्टेज मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, और इसी को ही अमूर्त चिंतन की अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि इस अवस्था में बालक में अमूर्त चिंतन करने का गुण विकसित हो जाता है। अतः यहाँ पर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे साथियों। तो चलिए 15वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 15 है, सिगमंड फ्रायड ने मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत किस आधार पर दिया? काम प्रवृत्ति के आधार पर, सामाजिकता के आधार पर, सांस्कृतिक विकास के आधार पर और नैतिकता के आधार पर। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या आपको 15 में से उत्तर देना है। मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, किस आधार पर दिया गया है? सिगमंड फ्रायड ने। देखो किसके द्वारा, तो क्या सिगमंड फ्रायड के द्वारा दिया गया है, लिखा ही हुआ है, लेकिन किस आधार पर दिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। तो साथियों इन्होंने नैतिकता, सांस्कृतिकता या सामाजिकता के आधार पर अपना सिद्धांत नहीं दिया है। अपना मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत सिगमंड फ्रायड ने काम प्रवृत्ति के आधार पर दिया है। किस आधार पर दिया है? काम प्रवृत्ति के आधार पर। अतः विकल्प 1 आपके प्रश्न 15 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। तो 16वां प्रश्न है, सही सुमेलित है इलेक्ट्रा मातृ विरोधी ग्रंथि, ओडिपस पितृ प्रेम ग्रंथि, नर्सिस मातृ प्रेम ग्रंथि और लिबिडो पितृ विरोधी ग्रंथि। तो जो यहाँ पर सही सुमेलित है साथियों उसका चयन आपको प्रश्न संख्या 16 में करना है। देखो लिबिडो यहाँ पर बिल्कुल गलत है, नर्सिस में तो स्व प्रेम वाली ग्रंथि होती है। अब जो सही सुमेलित है या तो पहला रहेगा या दूसरा, तो देख लो आप अपने हिसाब से। साथियों अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रा ग्रंथि लड़कियों में पाई जाती है। किन में पाई जाती है? लड़कियों में पाई जाती है। और ओडिपस ग्रंथि लड़कों में पाई जाती है साथियों। ये देखो एक चीज़ है कि इलेक्ट्रा ग्रंथि जो लड़कियों में पाई जाती है, इससे लड़कियां क्या करती है साथियों? अपने पिता से अधिक प्रेम करती है और माता से कम प्रेम करती है। अतः इसको इलेक्ट्रा ग्रंथि को मातृ विरोधी ग्रंथि भी कहते हैं। बिल्कुल सही बात है साथियों, मतलब ये बिल्कुल सही सुमेलित है प्रश्न संख्या 16 में। प्रथम विकल्प आपका सही है। दूसरा क्यों गलत है? क्योंकि ओडिपस किन में पाई जाती है? लड़कों में पाई जाती है, और इससे जो लड़के हैं वो अपनी माता से अधिक प्रेम करते हैं। तो ये पितृ विरोधी ग्रंथि है, पितृ प्रेम ग्रंथि नहीं है। सेकंड विकल्प आपका आंसर नहीं है, ओनली फर्स्ट विकल्प ही 16वें प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। फ्रायड ने मूल प्रत्ययों की संख्या कितनी बताई है? 3 बताई है, 4 बताई है, 2 बताई है और 1 बताई है। तो 17वें प्रश्न में राइट आंसर बताओ साथियों,
कौन सा विकल्प सही है? देखो, सिगमंड फ्रायड के द्वारा मूल प्रत्ययों की जो संख्या बताई है साथियों वो 2 है। कितनी मूल प्रत्यय बताई है इन्होंने? 2 मूल प्रत्यय बताई है। एक तो जीवन मूल प्रत्यय बताई है और एक इन्होंने मृत्यु मूल प्रत्यय बताई है। किन्होंने? सिगमंड फ्रायड ने 2 प्रकार की मूल प्रत्यय बताई है, जीवन मूल प्रत्यय और मृत्यु मूल प्रत्यय साथियों। तो विकल्प नंबर आपका 3 प्रश्न नंबर 17 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 18वां प्रश्न देखेंगे। जीवन मूल प्रत्यय को किस नाम से जाना जाता है? इरोस, थेनाटोस, लिबिडो और ओडिपस। तो 18वें प्रश्न का राइट आंसर बताओ। जीवन मूल प्रत्यय को इनमें से किस नाम से जाना जाता है साथियों? 18वें प्रश्न में जो राइट आंसर है, जीवन मूल प्रत्यय को इरोस के नाम से जाना जाता है, जबकि मृत्यु मूल प्रत्यय को थेनाटोस के नाम से जाना जाता है साथियों। अतः विकल्प 1 आपके प्रश्न संख्या 18 का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 19वां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न नंबर 19 है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है? वाइगोत्स्की ने दिया है, बंडूरा ने दिया है, पियाजे ने दिया है या कार्ल रोजर्स ने दिया है साथियों? तो देखो यहाँ पर सामाजिक अधिगम के सिद्धांत की बात की जा रही है। तो वाइगोत्स्की ने तो सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया है, जबकि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा ने दिया है। जबकि एक और प्रश्न आता है, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है साथियों? तो फिर वहाँ पर आपको इन दोनों को नहीं बल्कि एरिक्सन को सही करना पड़ेगा। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत एरिक्सन ने, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत बंडूरा ने, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत वाइगोत्स्की ने। तो ये बिल्कुल आपको याद रखना है। विकल्प 2 ही आपके 19वें प्रश्न का सही उत्तर है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 20वां प्रश्न है, बंडूरा के अनुसार बालक का सर्वाधिक मानसिक विकास होता है, क्रिया द्वारा होता है, भ्रमण द्वारा होता है, समाज द्वारा होता है या अवलोकन द्वारा होता है? तो बंडूरा का क्या मानना था साथियों कि बालक का जो सर्वाधिक मानसिक विकास है वो किस आधार पर या किसके द्वारा होता है? तो 20वें प्रश्न में जो राइट आंसर है, बंडूरा ने अपने सिद्धांत में बताया है कि बालक अवलोकन के माध्यम से सर्वाधिक सीखता है और सर्वाधिक मानसिक विकास भी बालक का किससे होता है? अवलोकन के माध्यम से। क्योंकि चीज़ों को वो किसके माध्यम से सीखेगा? दूसरों को अवलोकन करके, दूसरों को देख करके साथियों। तो चौथा विकल्प आपके 20वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे। सामाजिक विकास के सही सोपान हैं प्रत्यक्षीकरण, पुनर्बलन, स्मृतिकरण और प्रदर्शन। इन चारों को आपको एक निश्चित क्रम में जमाना है। तो पहला विकल्प है 1 2 3 1 2 4 3, दूसरा है 4 3 1 2, तीसरा है 1 3 4 2 और चौथा है 1 4 3 2। तो यहाँ पर जो सही सोपान दे रखे हैं सामाजिक विकास के वो कौन से विकल्प में है साथियों? बिल्कुल निश्चित क्रम में। तो देखो, बालक सबसे पहले प्रत्यक्षीकरण करता है, मतलब चीज़ों को देखता है। तो मतलब प्रत्यक्षीकरण पहला है साथियों। इसके बाद में स्मृतिकरण करता है, उस चीज़ के बारे में सोचता है, तो ये स्मृतिकरण तीसरे नंबर पे। फिर उसका प्रदर्शन करता है, तो प्रदर्शन 4 नंबर पे। और यदि उसको पुनर्बलन मिल जाए तो वो उस व्यवहार को करना सीख जाता है, तो पुनर्बलन दूसरे नंबर पे। मतलब 1 3 4 2 कौन से विकल्प में दे रखे हैं साथियों? 1 3 4 2 तीसरे विकल्प में दे रखे हैं। अतः प्रश्न नंबर 21 में आपके तीसरा ही विकल्प सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22 की ओर बढ़ेंगे। तो 22वां प्रश्न, अहम केंद्रिता या परम केंद्रिता या जीववाद जैसी प्रवृत्तियां बालक में किस अवस्था में पाई जाती है? अमूर्त चिंतन की अवस्था, वैचारिक उदय की अवस्था, संवेदी पेशी अवस्था और वैचारिक क्रिया की अवस्था। 2 बार वैचारिक टाइप हुआ है। तो देखो, अहम केंद्रिता या परम केंद्रिता, जिसमें बालक स्वयं को ही केंद्र मानता है कि पूरी दुनिया मेरे आधार पर चलती है। जीववाद, प्रत्येक वस्तु को जीवित मानता है साथियों। तो ये जो विशेषता है ये जिस अवस्था में पाई जाती है वो साथियों कौन सी अवस्था है? भाई ये अमूर्त चिंतन की अवस्था तो नहीं है साथियों, ना ही वैचारिक क्रिया की अवस्था है। दूसरा या तीसरा विकल्प आपका आंसर है। तो राइट आंसर है विकल्प नंबर 3 संवेदी पेशी अवस्था, जो 0 से 2 वर्ष चलती है। तो साथियों जब वो 18 महीने का होता है बालक तो उसमें ये चीज़ें विकसित होने लग जाती है। अतः तीसरा विकल्प आपके 22वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। तो 23वां प्रश्न है,
संवेगात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? विलियम मैकडूगल ने, विलियम वुंट ने, वाटसन ने और कोहलबर्ग ने। साथियों, संवेगात्मक विकास के सिद्धांत की बात की जा रही है। इनमें से किसके द्वारा संवेगात्मक विकास का सिद्धांत दिया गया है? तो वुंट ने, वाटसन ने या कोहलबर्ग ने संवेगात्मक विकास का सिद्धांत नहीं दिया है, बल्कि विलियम मैकडूगल ने साथियों संवेगात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। अतः प्रश्न नंबर 23 में आपके जो प्रथम विकल्प है यही आपका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 24वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 24 क्या पूछ रहे हैं साथियों आपसे? वाटसन के अनुसार संवेग का प्रकार नहीं है दया, प्रेम, क्रोध और कष्ट। कष्ट क्या भाई? तो देखो यहाँ पर वाटसन ने जो संवेग का प्रकार नहीं बताया है उसके बारे में आपको बताना है कि कौन सा प्रकार वाटसन के द्वारा नहीं बताया गया है। तो साथियों, वाटसन ने यहाँ पर भय, प्रेम, क्रोध तीनों संवेगों को तो बताया है, लेकिन दया जैसा कोई संवेग इन्होंने नहीं बताया है। इसलिए 24वें प्रश्न में आपके जो प्रथम विकल्प है यही आपका बिल्कुल सही उत्तर है। दया नामक संवेग वाटसन के द्वारा नहीं बताया गया है साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। तो आपके 25वां प्रश्न देख लेते हैं। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? अल्बर्ट बंडूरा ने, वाइगोस्की ने, एरिक्सन ने और फ्रायड ने। तो अभी मैंने एक क्वेश्चन में मैंने क्या कहा था पहले कि प्रश्नों को जोड़ जोड़ के करना सीखो साथियों, क्योंकि अगर आप प्रश्नों को जोड़ना तोड़ना इन चीज़ों को बिल्कुल अगर अच्छी तरह से सीख जाओगे तो किसी भी एग्ज़ाम को बड़ी आसानी से आप क्रैक कर सकते हो। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत इनमें से किसके द्वारा दिया गया है? 25वें प्रश्न में आपके राइट आंसर है विकल्प नंबर 3, इरिक एरिक्सन के द्वारा मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है, जिसमें इन्होंने अपने इस सिद्धांत में 8 अवस्थाओं का प्रतिपादन भी किया है। तो विकल्प नंबर 3 आपके 25वें प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। 26वां प्रश्न है, मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत की अवस्था नहीं है स्वतंत्रता बनाम शर्म, परिश्रम बनाम हीनता, पहल बनाम अपराध बोध और सामाजिकता बनाम स्वतंत्रता। तो 26वें प्रश्न का राइट आंसर बताओ साथियों। मनोसामाजिक विकास का जो सिद्धांत की अवस्था नहीं है मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत की, उस अवस्था का चयन आपको प्रश्न नंबर 26 में करना है। तो देखो इसमें स्वतंत्रता बनाम शर्म के बारे में बताया है, परिश्रम बनाम हीनता के बारे में बताया है, पहल बनाम अपराध बोध के बारे में बताया, लेकिन सामाजिकता बनाम स्वतंत्रता ऐसी कोई अवस्था यहाँ पर एरिक्सन ने नहीं बताई है साथियों। इसलिए 26वें प्रश्न में चौथा विकल्प सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27 की ओर बढ़ेंगे। जन्म के समय शिशु में कौन सा संवेग होता है? भय, प्रेम, क्रोध और उत्तेजना। तो देखो प्रश्न नंबर 27 पूछ रहा है कि जन्म के समय जब बालक का जन्म होता है साथियों तो उसमें किसी भी प्रकार का संवेग नहीं पाया जाता है, बल्कि वो जितनी भी क्रियाएं करता है जन्म लेने के बाद में वो सभी क्रियाएं किस पर आधारित होती है साथियों? उत्तेजना पर आधारित होती है। किस पर आधारित होती है? उत्तेजना पर। अतः यहाँ पर जो जन्म के समय की बात करें तो जन्म के समय बालक में कोई संवेग नहीं होता है, बल्कि समस्त क्रियाएं उत्तेजना पर आधारित होती है। तो विकल्प नंबर 4 आपके 27वें में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 28 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 28वां प्रश्न है, वो प्रश्न नंबर 28 है, सच्चा प्रेम, सच्ची दोस्ती, सच्ची दुश्मनी की अवस्था किसे कहते हैं? संपूर्णता बनाम निराशा, जनेंद्रियात्मकता बनाम स्थिरता, आत्मीयता बनाम अलगाव और परिश्रम बनाम हीन भावना। तो साथियों ये एरिक्सन के सिद्धांत की अवस्थाएं दे रखी है और ऊपर कुछ चीज़ें आपसे पूछी जा रही है इससे संबंध करके। तो सच्चा प्रेम, सच्ची दोस्ती और सच्ची दुश्मनी की अवस्था एरिक्सन के सिद्धांत में आत्मीयता बनाम अलगाव की जो अवस्था है साथियों इसको कहा जाता है। इसमें जिससे हमारे विचार मिल जाते हैं उससे हमारी नज़दीकियाँ बढ़ जाती है, आत्मीयता उनसे होती है। जिनसे विचार नहीं मिल पाते हैं हम उनसे दूर रहने लगते हैं और हमारे अंदर अलगाव उत्पन्न हो जाता है साथियों। तो इसीलिए इसको सच्चा प्रेम और सच्ची दोस्ती की अवस्था के साथ अलगाव होने पर सच्ची दुश्मनी की अवस्था भी इसको कहा गया। अतः तीसरा विकल्प आपके 28 में सही है। नेक्स्ट 29 29वां प्रश्न साथियों 29वां प्रश्न है, मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत में कुल कितनी अवस्थाएं हैं? 5, 8, 4 और 3। आपको कई बार इस क्वेश्चन का आंसर बता चुका हूँ। मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत में कुल अवस्थाओं की जो संख्या है साथियों कितनी है? 5 अवस्थाएं इन्होंने बताई है मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत में सिगमंड फ्रायड ने। तो विकल्प नंबर आपका जो 1 है 29 का सही आंसर है। यहाँ पर
नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 29 के बाद में अंतिम और 30वां प्रश्न देख लेते हैं साथियों। मनोलैंगिक विकास का जो सिद्धांत है, कुल 5 अवस्था है। क्लियर है ये तो सभी के। अंतिम और 30वां प्रश्न देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना साथियों। तो अंतिम और 30वां प्रश्न, धारणात्मकता की अवस्था किसे कहा जाता है? मुख्य अवस्था को, गुदी अवस्था को, लैंगिक अवस्था को और सुषुप्त अवस्था को। तो देखो धारणात्मकता की अवस्था इनमें लैंगिक, मुख्य या सुषुप्त अवस्था नहीं बल्कि गुदी अवस्था कहलाती है। जब बालक का जो कामुक क्षेत्र है वो गुदा की तरफ चल जाता है, इसीलिए मल मूत्र का त्याग वो बार बार करता है साथियों। और यदि उसका निश्चित टाइम बांध दिया जाता है तो वो जीवन में आगे स्वच्छ रहता है और हम उसके बारे में अनुमान लगा सकते हैं। अतः इसको धारणात्मकता की अवस्था भी कहते हैं, गुदी अवस्था को। तो विकल्प 2 ही आपके 30वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट यहाँ पर पूरे प्रश्न हो चुके हैं, तो अब नेक्स्ट प्रश्न है नहीं आपके पास साथियों। ये 70 टेस्ट पूरे हो चुके हैं, अब आपके 30 टेस्ट आना और बाकी है साइकोलॉजी के। तो किसी प्रश्न में अगर कोई त्रुटि नज़र आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा साथियों, क्योंकि मानवीय स्वभाव के कारण यदि कोई त्रुटि हो जाती है, हालांकि रहना नहीं चाहिए, कोई गलती रहने की संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी आपके विचार आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।